है ना। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखें, ठीक है। अब आज का टॉपिक भी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूं और बस आप लोग कुछ नहीं करना, हाँ ना बताते जाना। इसको समझ में आएगा वो हाँ बोलेगा, इसको नहीं समझ में आएगा वो ना बोलेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, कल मैं आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ा रहा था, है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा दिया था। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है वो भी बता दिया था कि फर्स्ट प्रोसेस होता है आइसोथर्मल, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें बच्चों हम लोग क्या लेके चलेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट लेके चलेंगे, है ना। तो वेरिएबल कौन होगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये दोनों क्या होगा, वेरिएबल, ठीक है। तो ये बात बच्चों मैंने आपको बता दिया था और आपको ध्यान में भी होगा, ठीक। तो और यहाँ पे बताया था अगर ये कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर dt और डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आपका 0, ठीक है, सीधी बात। सेकेंड मैंने आपको बताया था आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब इसमें क्या है बच्चों कि बार इज यूनिट ऑफ व्हाट, प्रेशर। सो ये किसके बारे में बता रहा है, प्रेशर के बारे में। आइसो मतलब सेम, तो हर जगह सेम प्रेशर। यहाँ पे कंडीशन ये हो गया था कि प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वेरिएबल क्या हो गया, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएबल, ठीक है बच्चों। ये भी आपको ध्यान में होगा। इसके बाद प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो डीपी या फिर डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या आपका 0। थर्ड प्रोसेस है बच्चों आपका आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में सीधा, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट। तो एक और बचा कौन, वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट इसका मतलब डीवी या डेल्टा भी का वैल्यू क्या होगा 0। तो वेरिएबल कौन होगा बच्चों, वेरिएबल हो जाएगा आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये तीन मैंने कल लाइव लेक्चर में पढ़ा दिया था, रिकॉर्डेड में तो पूरा प्रोसेस ही पढ़ा के अपलोड कर दिया था मैंने कल, है ना। तो यहां तक आप देख भी लिए होंगे बच्चों। इसके बाद एक प्रोसेस होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में जब कोई सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाता है तो उस केस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सो उस केस को हम लोग बोलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब सीधा सा ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का एक्सचेंज ना हो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसी को बोलेंगे हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है बच्चों। तो फोर्थ में लिखिएगा जरा, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, इसमें सीधा याद रखिएगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू 0। हीट का एक्सचेंज क्या होता है बच्चों, 0। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस एडियाबेटिक प्रोसेस का एक और नाम होता है, नाम होता है आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस, इंट्रोपिक प्रोसेस। मतलब बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में इंट्रोपी कांस्टेंट रहता है। अब अभी इंट्रोपी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ाई करे नहीं है, मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। तो जब इंट्रोपी पढ़ाऊंगा उस टाइम इसका यूज करूंगा। बट आप ध्यान जरूर रखना कि अगर आइसोइंट्रोपिक बोल रहा है इसका मतलब वो बात कर रहा है किसका, एडियाबेटिक प्रोसेस का। अब हीट एक्सचेंज इज 0, इसका मतलब चेंज इन हीट को कैसे लिखेंगे, डी क्यू या फिर डेल्टा क्यू, ठीक है। तो डी क्यू या फिर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। मतलब सिस्टम का हीट क्या रहेगा, कांस्टेंट, हीट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। अब वेरिएबल क्या है बच्चों, यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये जो तीन है थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, ये क्या होगा यहाँ का वेरिएबल। ये कंडीशन आप ध्यान रखें। तो दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। सारे बच्चे एक बार मैसेज कर दे एडियाबेटिक प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया। सारे बच्चे मैसेज करिए, स्नेहा, सनिका, निरंजन, जियाद, सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। अब
सारे बच्चे मैसेज कर दो आप अपने मर्जी से, ठीक है। तो ये हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो मेनली 4 प्रोसेस है। आइसोथर्मल याद हो गया आपको, टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोबैरिक याद हो गया आपको, प्रेशर कांस्टेंट। आइसोकोरिक याद हो गया आपको, वॉल्यूम कांस्टेंट। एडियाबेटिक याद हो गया आपको, क्या, हीट कांस्टेंट, मतलब चेंज इन हीट इक्वल टू 0। लास्ट एक प्रोसेस बच्चों, नाम है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, मतलब इसको आप कह सकते हैं इन जनरल प्रोसेस। इस प्रोसेस के थ्रू आप जाके डिराइव कर सकते हैं इनमें से जो मैंने अभी आपको पढ़ा है उनमें से किसी को भी, ठीक है। तो एक इन जनरल प्रोसेस है, नाम है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्लियर। अब सीधा बात है कि इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते वक्त बोलते हैं कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम सभी वेरिएबल है, बट जरूरत के हिसाब से हमें जैसा भी डेरिवेशन करना होगा तो हम पॉलीट्रॉपिक से डिराइव कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के थ्रू आप आइसोथर्मल को भी डिराइव कर सकते हैं, आप एडियाबेटिक को भी डिराइव कर सकते हैं, आप डिराइव कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों आइसोकोरिक को, आप डिराइव कर सकते हैं आइसोबैरिक को, ठीक है। कैसे, वो सब बताया जाएगा आपको जरूरत पड़ने पे। तो फिफ्थ जो प्रोसेस है इसमें लिखिएगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब सीधा इट इज एन जनरल प्रोसेस, ठीक है। इसमें लिखिएगा इट इज ए जनरल प्रोसेस, it is general process and represented by कैसे मैं बताता हूं, सीधा याद रखिएगा, पी भी टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। पी भी का पावर जो n है ना बच्चों, ये कांस्टेंट रहेगा, ये बात ध्यान रखना। और यहां कुछ भी नहीं है। और वेरिएबल के नाम पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीनों ही थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी को हम लोग मान के चलते हैं वेरिएबल। बट एक बात आप याद रखिएगा, ये जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन है पीबी टू द पावर n इज कांस्टेंट, यहां से हर एक केस को जनरेट किया जा सकता है। जैसे ये जो है n, वेयर n इज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, ठीक है। तो यहां से किसी भी प्रोसेस को आप जनरेट कर सकते हैं, समझे। और ये n का वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। v टू द पावर है होल पी भी टू द पावर नहीं, p फ्री है ना, और सिर्फ v का पावर में n है बाबू, नॉट p भी होल टू द पावर n, सिर्फ v टू द पावर n, p v टू द पावर n इज कांस्टेंट। अब देखिए यहां से आप किसी को भी डिराइव कर सकते हैं, अब जैसे मैं डिराइव करके बताऊं, और ये सारा बात हम लोग आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आइडियल गैस में आपको नॉर्मली पता है कि पी भी इक्वल टू क्या होता है, nRT, ठीक है। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, उसको R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपका कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीग्रल हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइडियल गैस है पी इक्वल टू nRT, तो फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस n का वैल्यू क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट, ठीक है। R तो आपका कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पी भी इज इक्वल टू क्या आपका nRT में ये वाला पूरा कांस्टेंट। तो पीबी का जो प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे। पीबी का प्रोडक्ट क्या आएगा, इधर से टी बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे अगर आप n का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, सपोज n इज इक्वल टू 1, तो पी भी टू द पावर 1 इज इक्वल टू क्या बच्चों, कांस्टेंट। मतलब पी भी इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या हो गया, कांस्टेंट। तो अब आप जरा देखिए प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, nRT के बराबर। तो n तो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो पीबी को कांस्टेंट होने के लिए टेम्परेचर को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब v टू द पावर आप 1 रखे, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आया, इसका मतलब nRT भी जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट। तो nR तो ऑलरेडी कांस्टेंट, उसके लिए पूरे कांस्टेंट होने के लिए टेम्परेचर को क्या होना पड़ेगा बच्चों, कांस्टेंट। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया आपका, आइसोथर्मल प्रोसेस।
ठीक है, समझे आप बात? ये कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसोथर्मल। तो यही से डिराइव हमने कर लिया आइसोथर्मल। यहां से आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, किसी को भी डिराइव किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। ये समझ में आ रहा है आपको? ये जो मैंने डिराइव किया, ये समझ में आया सबको? कैसे डिराइव करा, समझ में आया? एक बार रिपीट करो, ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूं, ध्यान से देखो। मैं ये कह रहा हूं, ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसमें पी भी टू द पावर एन इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। अब यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों वेरिएबल बताया गया। और सीधा बात मैं बता दूं, दिस इज जनरल प्रोसेस। मतलब जो भी आपने पढ़ा, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, ठीक है, आइसोबैरिक, जो कुछ भी आपने पढ़ा है, वो सभी प्रोसेस को यहां से बच्चों डिराइव किया जा सकता है। अब उसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको बताने के लिए, और या इसके ऊपर एन जो उसको पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बोलते हैं, और इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव में, है ना, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इंटीग्रल भी हो सकता है। अब इसके बाद मैंने आपको यहाँ लेकर आया, मैं बोला कि लिख दो पी भी इक्वल टू एनआरटी फॉरवर्ड आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए एन का वैल्यू क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, आर भी कांस्टेंट। तो पी भी इज इक्वल टू एनआरटी में तो कांस्टेंट हो गया, तो पी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आपका? टी। ठीक, अब इधर देखो, पी भी टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। अगर हम एन का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दे तो पी भी टू द पावर 1 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? कांस्टेंट। मतलब पीवी का जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का, वो क्या हो गया? कांस्टेंट। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या हो गया? कांस्टेंट। जब आपने एन का वैल्यू क्या ले लिया? 1, तो पीवी का प्रोडक्ट अगर 1 कांस्टेंट करना है, इस इक्वेशन में आ जाइए, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसका मतलब एनआरटी को क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट। और एनआरटी कांस्टेंट कब होगा बच्चों? क्योंकि एनआर दोनों तो कांस्टेंट है, जब आप टी को कांस्टेंट करेंगे। तो जैसे टी कांस्टेंट हो गया, वैसे यहां से प्रूफ हो गया कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसको मैंने इस मेथड से समझाया। तो ऐसे ही बाकियों को भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे एडियाबेटिक में, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एन का वैल्यू अगर आप गामा यहां रख देंगे तो पीवी टू द पावर गामा प्रोसेस कौन सा हो गया? एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो आगे जाके और डिटेल में पूरी बातें पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, एक बार जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था एक बार में, वो बच्चे रिप्लाई कर दे, क्या अभी उनको समझ में आ गया? क्या अभी उनको समझ में आ गया? माय डियर स्टूडेंट, प्लीज आप रिप्लाई करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस का। साइक्लिक प्रोसेस में सीधा बात याद रखिएगा कि जब कोई भी टाइप का वेरिएबल या कोई भी टाइप का थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, ठीक है, या कोई ऐसा कंडीशन जो जिस स्टेट से जहां से चलना स्टार्ट करे, आफ्टर सम टाइम वही रिटर्न अगर पहुंच जाए उसी पॉइंट पे, मतलब इनिशियल टाइम और मतलब इनिशियल, ठीक है, ये नहीं, ये तो साइक्लिक प्रोसेस है। नॉर्मली साइक्लिक प्रोसेस के नाम से इसको पढ़िए, सिक्स्थ नहीं, सिक्स्थ फिफ्थ में वही निपट गया। नॉर्मल साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस जब कोई सिस्टम जहां से चलना स्टार्ट करे, आफ्टर सम टाइम वही रिटर्न होके आ जाए, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। मतलब ऐसा जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो, उसको बोलेंगे बच्चों साइक्लिक प्रोसेस। जैसे बब्बन जो है, कल भी आया था बब्बन, आज भी आएगा फिर। आज जरा सा एकदम सज सवर के आया इधर से। ठीक है, अब देखो, बब्बन यहां से चलना चालू किया, ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, सी से गया डी पे, और डी से वापस आगे कहां पे? ए पे। उसको बोलते हैं घर को बुद्धू लौट के आए, है ना, मतलब घूमा फिरा फिर लौट के आया घर। जैसे हम लोग भी करते हैं, दिन भर इधर उधर रहते, फिर रात में तो एकदम अपने रूम पे आते हैं, बेड पे ही सोते। तो हम लोग का भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है। तो ये भी कंडीशन क्या है? एक साइक्लिक प्रोसेस है। यहां से आ गया, फिर यहां से आ, फिर यहां से आ। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस क्या हो गया बच्चों? साइक्लिक प्रोसेस। तो उसी तरीके से कंडीशन है, कोई भी सिस्टम, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पाथ में जाकर
फाइनली जहां से चलना स्टार्ट किया था वहीं पहुंच जाए, तो उसको हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। और बच्चों एक बात याद रखिएगा कि जब आप साइक्लिक प्रोसेस रिप्रेजेंट करेंगे तो होल साइकिल में साइन चलने, ठीक है, कभी भी साइक्लिक प्रोसेस में दो एरो ऐसे आपस में नहीं टकराएगा, ठीक है। जैसे यहां देखिए ये डायरेक्शन ऐसा, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, होल कैसा हो गया बच्चों, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। कहीं क्लॉकवाइज और कहीं एंटी क्लॉकवाइज ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ए से बी ऐसा गए, ए टू बी, बी से सी, सी से डी, ऐसा कहीं कहीं गए और इधर से ऐसा, तब तो भाई ये दोनों टकराएगा ना और युद्ध हो जाएगा फिर। और तुमको पता है टीवी में देखे होगे अभी रामायण वगैरह कि जब तीर चलता था राम और रावण का तो यहाँ पे सीधा ब्लास्ट होता था, पूरा बहुत लोग मरते थे। तो वैसे ही तबाही मचेगा, ध्यान रखना। तो तबाही मचेगा, पेज वेज आपका जल जाएगा बाबू। तो ध्यान रखिएगा कि एरो नहीं टकराना चाहिए, एरो जहां टकराया आपका पेज जो है जल जाएगा, कॉपी जल जाएगा। कॉपी को जलने से अगर बचाना है भाई तो एरो का जो डायरेक्शन है इस पे ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज डायरेक्शन सेम, मतलब अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो सभी क्लॉकवाइज घूमेंगे इन होल साइक्लिक प्रोसेस, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो सभी के सभी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेंगे इन होल साइक्लिक प्रोसेस। कहीं कहीं क्लॉकवाइज और कहीं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं कि ये दोनों टकराएगा, यहाँ पे टकराना नहीं चाहिए बिल्कुल, ठीक है। क्लियर, सीधा बात समझ में आ गया, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब लिखेंगे इसका डेफिनेशन, लिखिएगा बच्चों। व्हेन ए सिस्टम, when a system when a system passes through when a system passes through number of different state and return to initial state, then that process is called साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, सीधा। और आप एक बात जान लीजिए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो जितने भी स्टेट फंक्शन होंगे उन सभी का चेंज अगर आप निकालोगे साइक्लिक प्रोसेस में तो उसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, 0। याद करिए हमने यहां पे क्या बोला कि जहां से चलना स्टार्ट किया वहीं पहुंच रहे फाइनली, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम। और स्टेट फंक्शन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो इनिशियल और फाइनल जो उसका वैल्यू होगा सेम होगा, उसका जब डिफरेंस निकालेगा तो उसका चेंज क्या होगा बच्चों, 0। तो याद रखिएगा कि जितने भी स्टेट फंक्शन है उन सभी का जब आप चेंज निकालेंगे इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, देन उसका चेंज का वैल्यू क्या होगा बच्चों, ऑलवेज इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखिएगा, चेंज इन ऑल स्टेट फंक्शन, change in all state function for any cyclic process is 0, ठीक है। अभी आप पढ़े हो, इसके बाद जो भी स्टेट फंक्शन है उनके बारे में मैंने अभी डिटेल में तो आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका जो नेट चेंज होगा बच्चों वो 0 होगा। अब देखिए अगर हम रिप्रेजेंट करें, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, यहां से हमारा गया सिस्टम और यहां से अब देखो यहां पे अगर एरो ऐसे दे दिए ना तो अब आगे का एरो आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो। बोलोगे सर कैसे, एरो कभी भी साइक्लिक प्रोसेस में टकराना नहीं चाहिए बेटा। तो अगर ये यहां जा रहा है और अगर आप ऐसे देंगे यहां टकराएगा तो जल जाएगा पेज आपका, इसीलिए फिर एरो का डायरेक्शन ये रहेगा, ये टकराया ही नहीं, ऐसा है फिर आगे बढ़ा, फिर ये आगे ऐसे बढ़ा, फिर ये आगे ऐसे बढ़ा, तो ये कैसा हो गया क्लॉकवाइज। या फिर अगर एंटी क्लॉकवाइज आप रिप्रेजेंट करते हैं, फिर से आप लिख दो यहाँ पे
ए बी सी डी, अगर इसमें ये डायरेक्शन है तो अब यहां पे ऐसे मत दे देना, ठीक है, ये भी ऐसा ही रहेगा, ये भी, फिर यहां ऐसा, फिर यहां ऐसा, मतलब इस बार एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो कंडीशन आप देखिए, कंडीशन ये हो गया, मान लो ये इसका इनिशियल पॉइंट है और यही इसका फाइनल पॉइंट, मतलब ए से बी गया, बी से सी, सी से डी एंड डी से ए। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, साइक्लिक, ठीक है। और अब चेंज यहां भी अगर बात करते हैं, ये भी कैसा बच्चों, साइक्लिक, पूरा क्लोज होना चाहिए, ओपन रहा तो साइक्लिक नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो ये साइक्लिक में ऐसा नहीं कि 4 ही रहेगा, 3 भी रह सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कितने भी हो, एक साइकिल बनने के लिए मिनिमम 3 तो चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पे अगर बात करें साइक्लिक प्रोसेस में, ये दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा कि डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू, है ना, इज इक्वल टू डेल्टा जी और इज इक्वल टू डेल्टा एस। ये जो भी है इन सभी का चेंज ऑलवेज इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0, ठीक है। वर्क डन मैंने बताया था पाथ फंक्शन है, तो वर्क डन अगर निकालोगे ना तो 0 होने वाला नहीं है, यहाँ भी वर्क डन निकालोगे 0 नहीं होगा। वैसे खुद भी आप सोच के देखिए कि एक इंसान यहाँ से चलना चालू किया है, पैदल पैदल टक 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो पैदल यहां से आ गया, फिर यहां से आ गया, फिर यहां से आ गया और फिर लौट के घर ए आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जितना एनर्जी था उतना उसके पास तुरंत आ गया क्या, नहीं, खाए पिएगा फिर तब ना एनर्जी रिस्टोर होगा, अभी तो एनर्जी कंज्यूम हुआ उसका, उसने वर्क तो किया, समझे। तो वर्क डन 0 नहीं होने वाला, वर्क डन इसीलिए बोला जाता है पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसको लिखने के बाद प्यार से बताइए जरा, आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बता दो बच्चों। साइक्लिक प्रोसेस जो मैंने बता दिया आपको वो समझ में आ गया, आ गया तो आप यस सेंड करिए, नहीं आया हो आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोग मैसेज करो बाबू, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग बच्चों थर्मोडायनेमिक ग्राफ पे, जिसको हम लोग इंडिकेटर डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। और ये जो इंडिकेटर, बाकी आप लोग मैसेज सेंड करते रहो जब तक सेंड ना कर दो, ठीक है। थर्मोडायनेमिक ग्राफ पे मैं आ रहा हूं और जिसे हम बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। बच्चों जो इंडिकेटर डायग्राम है वो इंडिकेट करेगा कि कौन से प्रोसेस का बात चल रहा है। जैसे अगर किसी थर्मोडायनेमिक का ग्राफ दिया है सिस्टम का, ठीक है, और उस ग्राफ को देख के अगर आपको बताना है कि कौन सा प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस के लिए हम लोग इंडिकेटर डायग्राम का यूज करते हैं। इस इंडिकेटर डायग्राम का यूज बच्चों फिजिक्स में ज्यादा है, केमिस्ट्री में कम है। तो ऐसा नहीं है कि हम बताएंगे नहीं, आपको बताएंगे जरूर, क्योंकि विदाउट ग्राफ पढ़ा नहीं सकते थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से। तो ग्राफ मैं अभी आपको पढ़ाना स्टार्ट करने वाला हूं, जिसको बच्चों हम लोग इंडिकेटर डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो आप हेडिंग में लिखिएगा थर्मोडायनेमिक ग्राफ, thermodynamic graph which is also known as indicator diagram, इंडिकेटर डायग्राम। देखिए इंडिकेटर वर्ड सीधा बात, पूरी केमिस्ट्री में इंडिकेटर एक यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद जब टाइट्रेशन आप पढ़े होंगे वहां पे भी इंडिकेटर यूज करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन में इंडिकेटर, इंडिकेटर जो आपको इंडिकेट करे, इन्फॉर्म करे। जैसे हम लोग जब स्कूटी बाइक चलाते हैं तो इंडिकेटर टर्न करते हैं, तो बाकी लोग जो हमारे पीछे होता है उनको समझ में आता है कि हम किस साइड टर्न करने वाले हैं, है ना, तो वो भी इंडिकेटर हो गया। तो वैसे यहां भी इंडिकेटर है कि कौन सा प्रोसेस उसको इंडिकेट करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो इंडिकेटर डायग्राम है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा, कंडीशन समझिएगा कि कैसा इंडिकेटर डायग्राम होगा। और ये जो मैं इंडिकेटर डायग्राम आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू आइडियल गैस, आइडियल गैस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा ये जो भी आपको इंडिकेटर डायग्राम अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से पहले देखिएगा, समझिएगा और लिखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम जाए तो मैसेज करिएगा। जो बच्चे मैथ्स वाले हैं वो तो मैथमेटिक्स में भी ग्राफ पढ़े होंगे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे नीट वाले हैं उनको भी घबराना नहीं है,
बच्चों ग्राफ व्राफ कोई टेंशन नहीं यार, 10th में मैथमेटिक्स तो पढ़े हो ना, है ना, और ऐसे फिजिक्स में तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, तो बस वैसे ही है, कोई टेंशन लेने का नहीं। बस बताऊंगा, ये मत सोचना नीट वाले हम लोग तो ग्राफ नहीं समझ में आ रहा, मैथ ऐसा ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें नहीं समझा पाऊं तो मेरी दिक्कत, मैं समझाऊंगा कुछ भी हो, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करूं आइसोथर्मल प्रोसेस का, आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ, आप एक बात बताइए, आइसोथर्मल में आपको मैंने बता दिया कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों, और वेरिएबल क्या हो गया, प्रेशर एंड वॉल्यूम वेरिएबल, ये तो आपको याद ही हो गया। तो अब अगर बात करें हम आइडियल गैस इक्वेशन का कि पीवी इक्वल टू क्या, एनआरटी, ठीक है। तो आपको तो हमने बताया कि जब भी सिस्टम आप सेलेक्ट करेंगे तो एन का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड करना पड़ेगा, आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, और इस आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट, तो वेरिएबल कौन है यहाँ पे, प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम। तो पी भी इज इक्वल टू एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, तो इन तीनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, कांस्टेंट, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, पी भी इज इक्वल टू के, वेयर के इज इक्वल टू व्हाट, एन आर टी। अब सीधा बात, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट टेम्परेचर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर आप 280 केल्विन भी रख सकते हैं, 300 केल्विन भी रख सकते हैं, 500 केल्विन भी रख सकते हैं, बट एक बार जो टेम्परेचर आप लेंगे वही पूरे एंटायर सिस्टम पे रहेगा, उसी को आइसोथर्मल बोलते हैं। बट अब जितना ज्यादा टेम्परेचर रखोगे और कांस्टेंट करोगे, के का वैल्यू भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा आएगा। ये सारा बात आप डिटेल में स्टेट ऑफ मैटर में पढ़े होंगे बच्चों, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए मैं ग्राफ बताने जा रहा हूं, फर्स्ट डायग्राम मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। तो अब एक चीज आप देखिए, पी भी इक्वल टू क्या है, के, ये के क्या है, कांस्टेंट, और के का वैल्यू क्या है, एनआरटी। अब देखिए जरा कि पी इज इक्वल टू क्या हो गया, के बाय भी। अब ये क्या प्रूफ कर रहा है, बोल रहा है तो कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आपका, वॉल्यूम। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि V इज इक्वल टू के बाय पी, इसका मतलब वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, प्रेशर, दोनों में से कुछ भी। इसका मतलब यह है कि अगर आप वॉल्यूम का वैल्यू बढ़ाओगे तो प्रेशर ऑटोमेटिक क्या होगा, कम होगा, है ना, क्योंकि के में डिवाइड कर रहे भी, तो जो उसके बाद वैल्यू आ रहा है वो प्रेशर है, तो भी जितना ज्यादा रखोगे डिवाइड होने के बाद नेट वैल्यू क्या होगा, उतना ही कम। तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्सली रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेशन आ रहा है। अब एक बात आप देखिए, ये जब इक्वेशन है ना पीबी इज इक्वल टू के, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें अगर इसका डायग्राम हम ड्रॉ करें तो सीधा याद रखिए, एक एक्सिस में हमने प्रेशर को रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे एक्सिस में हमने वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर दिया, और हमें एक बात पता है कि जब जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और जब जब वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर कम होगा। सेम इस चीज को यहां से समझे कि जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, और जब प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर। और ऐसे आप इस कंटेनर के बेसिस पे आप समझिए, जैसे देखिए यहाँ पे भरा हुआ सिस्टम कोई भी गैस, और आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो पिस्टन नीचे आएगा, ऊपर से प्रेशर बढ़ रहा है तो पिस्टन नीचे आ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रेशर कम करोगे तो पिस्टन ऊपर जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वही चीज है यहाँ, ठीक है। और जैसे बच्चों अगर आप वॉल्यूम टेंस टू जीरो कर देंगे, ठीक है, वॉल्यूम का वैल्यू टेंस टू जीरो, तो के बाय जीरो क्या हो गया, सम कांस्टेंट अपॉन जीरो क्या जाता है, इन्फिनिटी। एंड वैसे ही अगर आप प्रेशर टेंस टू जीरो कर देंगे तो सम कांस्टेंट बाय प्रेशर क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो कंडीशन है
बच्चों वीडियो क्लियर आपको दिख रहा है? वॉइस में क्लियरिटी है? ठीक है, मैं यस 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 ठीक है। हाँ तो क्या बात कर रहे थे यार, फ्लो में थे यार, अभी फिर से बनाना पड़ेगा मूड अब। चलो यहाँ देखो, ये तो समझा दिया आपको। हाँ तो मैं ये कह रहा था बच्चों कि ये जो ग्राफ अब एक बार कैसा बनेगा ना, वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। कहां से? यहां से। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये रट लो का स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और एरो का डायरेक्शन देने आपको पता ही नहीं है, तो आप उस टाइम में बच्चों मूर्ख बनोगे, बेवकूफ बनोगे, है ना। तो मूर्ख ना बने इसके लिए आपको एरो कैसा होगा पता रखना पड़ेगा। एक ही बात पता है, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो यहाँ प्रेशर बढ़ा है तो वॉल्यूम कम करेंगे। तो ये 3 ग्राफ हो गया बच्चों, इंडिकेटर डायग्राम फॉर आइसोथर्मल। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है, तो सीधा फटाफट आप बना देंगे, आप खुद भी बना देंगे बच्चों कि प्रेशर वर्सेस अगर टेम्परेचर का, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, ठीक है, तो कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइन बना दो यहां से, ठीक है। और यहाँ देखो प्रेशर क्या दिखा है, डिक्रीजेज, इस बार एरो यहाँ पे कहा जाएगा, डाउनवर्ड। लेकिन ये ग्राफ हम इसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, ये ग्राफ हम इसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं इस वजह से, ये बात ध्यान रखिए। दूसरा अगर हम इसमें बनाते हैं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, ये भी स्ट्रेट लाइन, लेकिन इस बार एरो किधर जाएगा बच्चों, अपवर्ड, ठीक है, समझ गए। अब बोलोगे सर आपने कहा था कि एक सिस्टम में अगर एक बार ग्राफ में एरो अपवर्ड है तो सारे अपवर्ड वाले रहेंगे, डाउनवर्ड डाउनवर्ड। तो बाबू ये दोनों ग्राफ सेम नहीं है ना यार, वहां तो हम साइक्लिक प्रोसेस के लिए वो बात किया था, इन जनरल तो किए नहीं थे। ये हो गया। इसके बाद एक बात और बता दे, ठीक है, ये तो आप ड्रॉ करिएगा कॉपी में कायदे से, और अभी जो मैं लिखने जा रहा हूं ना वो सिर्फ समझाने के लिए, उसको कॉपी मत करिएगा, ठीक है। अब ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनका आगे जाके यूज होगा। जैसे हम लोग वर्क डन निकालेंगे तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ देगा, कभी प्रेशर टेम्परेचर का देगा और वर्क डन निकालने बोलेगा, कैसे निकालोगे, वो सारी बातें रहेंगी बाद में यूज, इसलिए मैंने ये सब आपको दिया, बताया। अब देखो एक बात मैं पूछता हूँ, कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि ऑलवेज टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे ही जाएगा तभी ग्राफ बनेगा। कभी भी आपको ये नहीं सोचना है बच्चों कि ऑलवेज टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे ही जाएगा तभी ग्राफ बनेगा, ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं आपको सोचना है। यहां भी अगर टेम्परेचर दे दिए और यहां भी वॉल्यूम दे दिए, इधर टेम्परेचर दे दिए, यहां प्रेशर दे दिए, और इधर भी दे दिए और इधर पी दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्सिस बदल देने से कुछ थोड़ी ना होता है यार, फिर भी ग्राफ अभी यही रहेगा। अब इस ग्राफ में अगर ऐसे दे दिया हमने, इसका मतलब अब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे देखिए, अब आप रट के बैठेंगे कि नहीं सर ऐसे खींच दो तो गलत हो जाओगे ना, क्योंकि इस एक्सिस पे अब टेम्परेचर तो है ही नहीं, टेम्परेचर तो वाई एक्सिस पे चला गया, और आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इसमें आपको स्ट्रेट लाइन यहां से बनाना पड़ेगा ऐसे, और इसमें आप डायरेक्शन वॉल्यूम इंक्रीजेज देन एरो दिस। तो रटिए मत, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है केमिस्ट्री, समझने वाला है, समझने वाला है, फील करने वाला है, दिल में दिमाग में जब उतर जाएगा ना तो फटाफट क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी आप ऐसे मार दोगे, पहले रट के रखोगे यहाँ से फटफट जल्दीबाजी में, तो ये गलत हो जाएगा ना यार। तो करेक्ट कब होगा, करेक्ट तब होगा जब टी वर्सेस पी, अरे ऐसे आप खींचो। और अब यहां से देखो, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, तो एरो ये होगा, ठीक है। तो चलिए एक बार बताइए, इतना मैंने आपको समझाया, क्या आइसोथर्मल आपको समझ में आ गया, इंडिकेटर डायग्राम, यस और नो लिख कर बच्चों सेंड करो। अब सेकेंड टाइप ऑफ इंडिकेटर डायग्राम मैं आपको बताने जा रहा हूं, सारे बच्चे सेंड करिए प्लीज, इतना मेहनत लगता है ना बताने में यार, बताओ, लेकिन आप नहीं बताओगे, हमें आंसर नहीं दोगे, हमें मजा नहीं आएगा फिर, ठीक है। मजा आना चाहिए पढ़ा के, मजा तभी आएगा जब रिस्पॉन्स आएगा बच्चों का, है ना। और रिस्पॉन्स तभी करें आप जब आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो लिखो सीधा नो, फिर से समझाएंगे वही चीज, तब तक समझाएंगे जब तक आपके दिमाग में उतर ना जाए। चलिए चलिए आगे आते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ इंडिकेटर डायग्राम। नीट वाले बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ इस इंडिकेटर डायग्राम में, मैथ्स वालों को तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, हो तो समझ में आ रहा है। नीट वालों किसी को दिक्कत, एक बार नीट वाले सेंड करें,
नीट वाले बच्चे जो हैं उनको इस इंडिकेटर डायग्राम में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? सारे बच्चे सेंड करिए। मैथिली नहीं हुआ, चलो बढ़िया बाबू। अनुष्का, कशिश, श्वेता, ठीक है। चलिए सेकेंड टाइप का मैं अब ग्राफ बता रहा हूं आपको। आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक में देखो बच्चों, प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां देखिए, पीबी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। एन कांस्टेंट रहेगा फॉर गिवन अमाउंट, आर कांस्टेंट और पीबी कांस्टेंट हो गया। तो यहां से क्या हो गया? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। और आपको पता है कि जब किसी इक्वेशन से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है भी इक्वल टू के टी। और कभी आपसे पूछ दिया कि बताओ इस के का वैल्यू क्या होगा, तो सीधा याद है कि बी इक्वल टू एन आर अपॉन पी इंटू टी। तो देखिए ये वाला जो टर्म है ना, वही के हो गया, के इज इक्वल टू आर टी बाई पी। ये चीज याद रखना बच्चों, ठीक है। अब देखो डायग्राम बनाना है सीधा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। और ये ग्राफ जो होता है y इक्वल टू एम एक्स, कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू व्हाट? ओरिजिन, मतलब t जीरो तो v भी जीरो, ठीक है। तो ग्राफ अगर आप बनाते हैं तो ये ग्राफ हो गया वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, जो स्ट्रेट लाइन होगा बच्चों, ठीक है। और ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें डायरेक्शन या तो आप अपवर्ड दोगे या डाउनवर्ड। तो आप देखिए, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिक v का वैल्यू भी डिक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिक v का वैल्यू भी क्या होगा? इंक्रीज। अब कंडीशन ये है कि मान लिया हमने साइन यहाँ पे ऐसा दे दिया, ये क्या बता रहा है कि ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो जैसे जैसे अब ऊपर, मान लो इस पॉइंट पे इसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर यहाँ पे आएगा और वॉल्यूम यहाँ पे आएगा। यस, के की वैल्यू हो जाएगा एन आर अपॉन पी, ठीक है। वो मैंने टी लिख दिया था, गड़बड़ हो गया। यहाँ देखो ये ऊपर जा रहा है, तो अगर इस पॉइंट का देखे तो ये भी और ये टी। इस पॉइंट में गए तो यहाँ पे भी, यहाँ पे टी। इस पॉइंट में गए तो यहाँ पे भी, यहाँ पे टी। पॉइंट बदलोगे भी और टी का वैल्यू बदलेगा। देखो बार बार भी और टी क्या इंक्रीज। अगर नीचे आओगे भी और ये टी, तो इस बार क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। अपवर्ड दिखा रहा हूं मतलब ये अपवर्ड जा रहा है, तो ये ग्राफ अभी वर्सेस टी था। सेम बच्चों, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं सीधा बात पी वर्सेस बी का, तो आपको तो पता है कि प्रेशर आइसोबैरिक में क्या है? कांस्टेंट, मतलब स्ट्रेट लाइन। और पैरेलल किसके जाएगा? जो वेरिएबल है, और वेरिएबल कौन है? वॉल्यूम। और यहां से देखिए इस ग्राफ में हमने क्या लिया है? वॉल्यूम इंक्रीज है। यहाँ पे साइन आपको ऐसे देना पड़ेगा, मतलब हम इधर मूव कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, जैसे जैसे जाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। इस पॉइंट में ये वॉल्यूम, इस पॉइंट में ये वॉल्यूम, तो यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस ये, तो जितना हम राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे वॉल्यूम का वैल्यू उतना ही क्या होगा? इंक्रीज होते जाएगा। एरो का डायरेक्शन ये रहेगा। सेम अगर हम बात करें बच्चों पी वर्सेस टी का, तो ग्राफ ऐसे ही रहेगा और एरो का डायरेक्शन भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। समझ गए? बता रहा है कि प्रेशर तो कांस्टेंट है बट समय के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे डाउनवर्ड दिए होते ना इस तरीके से, यहाँ भी ऐसे देना पड़ता और यहाँ भी एरो ऐसे देना पड़ता, बट कोई अभी एक ही लेके हमने सॉल्व कर दिया। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और एक बार बता दीजिए, ये जो डायग्राम मैंने बताया आइसोबैरिक प्रोसेस का, ये आपको समझ में आ गया बच्चों? डायग्राम समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं हम आइसोकोरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट, एग्जैक्ट सिमेट्रिकल हो किसकी तरह? एग्जैक्ट आइसोबैरिक की तरह। यहां लिखेंगे पीबी इक्वल टू एन आर और टी, तो यहां से हो जाएगा बच्चों भी तो कांस्टेंट है, यहां से इसको ऐसे लिख दो पी इज इक्वल टू एन आर बाई बी इंटू टी। क्या देखिए एन आर बाई बी का जो वैल्यू है वो क्या हो गया? कांस्टेंट के। क्यों? क्योंकि एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट और बी भी कांस्टेंट। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज, तो एग्जैक्ट वैसे ही
ये भी ग्राफ y इक्वल p इक्वल टू के टी, मतलब ये y ए एम और ये x, तो मतलब ये स्लोप हो गया। स्लोप कभी निकालने बोले स्ट्रेट लाइन का, तो एन आर बाई बी का वैल्यू लिख देना, आ जाएगा। और t हो गया। अब देखिए अगर हम p वर्सेस t का ग्राफ बना, ये ग्राफ ऐसे हम दिखाते हैं, ठीक है। और मान लो इसमें इस बार हम साइन ऐसा ले लीजिए, डाउनवर्ड, मतलब प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। देखो प्रोपोर्शनल है बिल्कुल, एक डिक्रीज होगा दूसरा ऑटोमेटिक डिक्रीज होगा, ठीक है। इसके हिसाब से अगर ग्राफ बनाए तो ये P वर्सेस T का हो गया। सेम अगर आपको बोल रहा है P वर्सेस B का, तो कुछ ना करो, जो कांस्टेंट उसके एक पॉइंट को पकड़ो और पैरेलल टू वेरिएबल वाले के डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। तो पैरेलल कौन है? P। ये डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखो इसमें क्या है कि हमने प्रेशर क्या दिखाया? डिक्रीजेज। तो इसमें भी एरो इस बार किधर दिखाना पड़ेगा आपको? डाउनवर्ड। अपवर्ड दिखा देंगे तो गलत हो जाओ, ठीक है। अब अगर बच्चों हम यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट डायग्राम टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, फिर किसी पॉइंट को लेके जो वेरिएबल है उसके पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका T वर्सेस V का। अब इसमें हम वापस से एरो का जो डायरेक्शन देंगे बच्चों, वो किधर से देंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड क्यों दे रहे? क्योंकि डाउनवर्ड देने का मतलब ये है कि टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज हो रहा है। एंड वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तो ये तीन ग्राफ हो गया अबाउट व्हाट? आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर ये एरो हम अपवर्ड दिखाते ना, तो यहां भी हमारा एरो किधर होता? अपवर्ड। और यहां भी एरो हमारा किधर होता? अपवर्ड, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। और एक बार आप मैसेज सेंड करिए कि आइसोकोरिक प्रोसेस आपको समझ में आ गया। आइसोकोरिक प्रोसेस का जो इंडिकेटर डायग्राम है बच्चों, वो समझ में आ गया? सारे बच्चे प्लीज मैसेज करो यार, सारे के सारे, क्योंकि मैं तो ये देखते रहता हूँ ना कितने पार्टिसिपेंट हैं, किसका मैसेज आ रहा है ना। तो मुझे तो पता होता कौन नहीं कर रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता यार अगर कोई मैसेज ना करे, रिप्लाई ना करे, क्योंकि मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ ना आया कि नहीं आया। आपकी जिम्मेदारी बनती है आप रिप्लाई करें यस और नो, है ना। चलिए अब ये मैंने आपको बता दिया आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल। एक ग्राफ में बताने जा रहा हूं बच्चों एडियाबेटिक का, एडियाबेटिक प्रोसेस। सुन लो जरा, एडियाबेटिक का ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गौर से देखना। वैसे मैं आपको एडियाबेटिक का जो इक्वेशन है ना, ये तो अभी नहीं बताया हूं, आगे जाके जब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे सारे प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबेटिक, तो वहां पे मैं पूरे डिटेल में एडियाबेटिक के बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। और वहां आपको ऐसे भी मैंने आपको बता दिया है कि एडियाबेटिक में डी क्यू और डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है? जीरो। सिस्टम का जो हीट है वो जीरो, हीट एक्सचेंज इक्वल टू हीट है सिस्टम का वो कांस्टेंट, और हीट एक्सचेंज इक्वल टू क्या? जीरो। और मैंने आप याद करो मैंने प्रोसेस में लिखवाया था कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये तीनों का तीनों कैसा होता है बच्चों? वेरिएबल। तीनों वेरिएबल, मतलब कोई भी कांस्टेंट नहीं, ठीक है। तो इसका ग्राफ मैं आपको बताने जा रहा हूं। ग्राफ अभी याद रखिएगा, और बाद में जब ये प्रोसेस पढ़ाएंगे ना, तो पूरा डेरिवेशन आपको बताएंगे कि कैसे आ रहा है। तो बच्चों याद रखेंगे कि अगर तीनों वेरिएबल है ना, तीनों वेरिएबल, इसमें कंडीशन है कि जब आप डायग्राम बनाएंगे P वर्सेस B का, ठीक है, तो ये भी आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा, ठीक है। और जैसे आपने आइसोथर्मल में बनाया था ना, उसी टाइप का बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों में से कोई एक ही इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। मान लो हमने ऐसा साइन दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम डिक्रीजेस बट सॉरी प्रेशर डिक्रीजेस बट वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है। ये ग्राफ हो गया P वर्सेस B का फॉर एडियाबेटिक। और अगर हम बात करें डायग्राम V वर्सेस T का, ठीक है, तो चूंकि तीनों वेरिएबल है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सबके सब, और यहाँ पे ये भी देखा गया है कि ये एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं आता किसी, ठीक है, कर्वेचर नेचर का ही ग्राफ आता है। और B वर्सेस T में भी सेम
जैसा कर्व यहाँ उसी तरीके से यहाँ भी आ रहा है। और अब आप यहाँ देखो, एक सिस्टम एडियाबेटिक लिए जिसमें वॉल्यूम क्या आ रहा है बच्चों, इंक्रीज, और यहाँ भी वही चीज दिखा रहे हैं, यहाँ भी वॉल्यूम क्या दिखाना पड़ेगा, इंक्रीज ही दिखाना पड़ेगा। ये बी वर्सेस टी का हो गया। और अगर मैं बात करूं पी वर्सेस टी का, ये भी कर्वेचर नेचर का होता है, बट ये ऐसा होता है, ठीक है। बोले सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखिए इस ग्राफ में प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इस ग्राफ में टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब दोनों को एक साथ दिखाएंगे तो दोनों का दोनों क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। एरो यहां ऐसे दे देंगे, मतलब नीचे आ रहा है ग्राफ, तो प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है बच्चों। ये तीनों ग्राफ है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। इस ग्राफ को याद रखिएगा, तीनों ग्राफ कर्वेचर नेचर का है, तीनों में से कोई भी स्ट्रेट लाइन एग्जैक्ट नहीं है ना। इस कंडीशन को जरा ध्यान रखेंगे, ठीक। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ रहा हूं, और आगे बढ़ने से फिर वही बात, एडियाबेटिक प्रोसेस का जो डायग्राम बताया इसको ड्रॉ करिए और यस और नो लिखकर सेंड कर दीजिए हमें कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। एक मैसेज आया था सर जरा, लेकिन हमने पूरा पढ़ नहीं पाए यार, क्या लिखा था पता नहीं, वापस से सेंड करोगे क्या, किस बच्चे ने किया था। इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ है, ये वापस से जब एडियाबेटिक प्रोसेस डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, एडियाबेटिक प्रोसेस, तब उस टाइम मैं इसका पूरा प्रूफ आपको बताऊंगा। वहां पे प्रूफ है, इक्वेशन आता है पीबी2 पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये गामा क्या होता है अभी आपको नहीं पता है ना, तो जब मैं ये पूरा डिराइव करूंगा ना तो पूरा डिटेल में फिर ये बताऊंगा, इसका पूरा प्रूफ है एग्जैक्ट, ठीक है। जैसे हमने वो उन सबका प्रूफ इसलिए बता पाए ना क्योंकि आपको पी वर्सेस टी का ग्राफ ये है, पी वर्सेस टी देखो, आइसोकोरिक आइसोबैरिक आइसोथर्मल हम आपको इसलिए प्रूफ बता पाए क्योंकि आपको पता था ऑलरेडी पीवी इक्वल टू एनआरटी। सपोज आपको पता ही नहीं होता तो वो भी हम नहीं बता पाते। वही चीज है, यहाँ पे आपको नहीं पता इसलिए प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, इसका प्रूफ डिटेल में बताऊंगा। एडियाबेटिक प्रोसेस जब पढ़ाऊंगा तो ये इक्वेशन वहां पे मैं डिराइव करके लाऊंगा, पीबी2 गामा इक्वल टू कांस्टेंट कैसे आता है वो फिर इसके थ्रू से ये बताएंगे। जब पीबी2 गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसके हिसाब से फिर हम पूरा ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, समझ गए। तो वेट करिए थोड़ा सा, एक दो क्लास फिर वहां पहुंचेंगे। चलिए अब बच्चों इसके बाद इंडिकेटर डायग्राम में एक और पहलू होता है ग्राफ कन्वर्जन का। ग्राफ कन्वर्जन के लिए दिमाग का यूज करना पड़ेगा, और जो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका यूज करिएगा। देखिए मैं जो पढ़ाया हूं यहाँ पे 4 प्रोसेस में, कोई भी ग्राफ इन्हीं में से कोई एक होगा जब भी रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिए जब भी हम अगर बात करें तो प्रोसेस को तो फॉलो करेगा ही ना सिस्टम, आइदर एडियाबेटिक आइसोकोरिक आइसोबेरिक आइसोथर्मल, किसी ना किसी को तो फॉलो करेगा ही। तो इन सभी का जो ग्राफ बन सकता है पॉसिबल, वो सब मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया, कन्वर्ट करके बता दिया, कन्वर्जन कैसे कर रहे वो समझा दिया, क्लियर। तो अब जब भी आप कन्वर्ट करें किसी डायग्राम को किसी और प्रोसेस में, अब बोलोगे सर ऐसा कब करना पड़ेगा, जैसे कभी आप वर्क डन पढ़े होंगे तो P वर्सेस B का जो वर्क डन होता है, P वर्सेस B का जो डायग्राम होता है ग्राफ, उसका एरिया जब निकालते तो वर्क डन आता है। मान लो किसी सिस्टम का दिया P वर्सेस T का ग्राफ और बोला वर्क डन बताओ, तो आप तो नहीं निकाल पाओगे ना डायरेक्ट, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ग्राफ को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ P वर्सेस B। अगर B वर्सेस T दिया है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों P वर्सेस B में, तब पहले कन्वर्ट करेंगे तब अपना काम होगा। तो ग्राफ कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए और ऑलरेडी आपको आ चुका, ठीक है। और ग्राफ कन्वर्जन का ज्यादा फोकस थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स पे होता है, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा अगर थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ाया गया तो, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं ग्राफ कन्वर्जन का, तो हेडिंग में लिखिएगा ग्राफ ग्राफ कन्वर्जन, ठीक है। अब यहां देखो कंडीशन, कंडीशन देखो, हम एक ग्राफ दे रहे हैं आपको, ठीक है, इसे ग्राफ ये दिया हुआ, ये दिया प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है।
यहां पॉइंट लिख के दिया ए, यहां पॉइंट लिख के दिया बी, गया सिस्टम ए टू बी, फिर यहां लिख के दिया आपका सी, इस स्ट्रेट लाइन, और ये फिर दिया है ए टू सी। ऐसा सबसे पहली बात पूछेगा, बताओ इस ग्राफ का क्या है, ये साइक्लिक प्रोसेस है या ओपन प्रोसेस है? तो ये ग्राफ कैसा हुआ बच्चों? साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा पी, डेल्टा बी, डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा एस जो भी है वो सब क्या होगा? जीरो। लेकिन वर्क डन जीरो नहीं होगा और ना हीट, है ना? तो ये चीज आप ध्यान रखें। अब देखिए, एक बार एरो अगर क्लॉकवाइज कहीं घुमा दिए तो इंटायर सिस्टम में एरो का डायरेक्शन वही रहेगा। मान लो हमने यहाँ पे दे दिया ऐसा, तो ये एरो यहाँ पे, ये एरो यहाँ पे। इसके लिए आपको सोचना नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं कि जैसे हमने आपको बताया था कि ग्राफ कन्वर्जन में हम लोग सोचते थे ना, वैसे यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगर एक बार ये अपवर्ड, तो बस ध्यान रखिएगा दो एरो आपस में टकराना नहीं चाहिए। तो आप देखते थे ना, इधर से चला तीर, इधर से भी चला तीर, और पता नहीं ब्लास्ट कैसे करता था, वो नहीं समझ में आया, है ना? तो जब वैसे ब्लास्ट कर गया तो पेजवा जल जाएगा आपको पूरा। फिर से रिपीट कर दूं, इसलिए ध्यान रखना टकराए नहीं भैया साइक्लिक प्रोसेस में। कौन? एरो का हेड। ठीक है। अब देखो, अगर ग्राफ कन्वर्जन का बात करें तो सबसे पहले अगर आप किसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको नॉर्मल स्टूडेंट से ब्रांडेड बनाने की कोशिश करने आया हूं, और आप अगर एफर्ट लगाएंगे तो मैं आपको बना दूंगा ब्रांडेड। कैसे? जैसे अभी आप नॉर्मल 11-12 की पढ़ाई कर रहे हैं, JEE नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, और इसमें अगर आपने एफर्ट लगाया तो मैं आप में एक ब्रांड चिपका दूंगा। जैसे आपके नाम के पहले IITN लग जाएगा या NITN लग जाएगा, या फिर आप डॉक्टर बनेंगे तो MBBS, है ना, लगाओगे, तो आप क्या ब्रांड बन गए, ब्रांडेड। मतलब फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है ना? जैसे बचपन में पूछते थे ना, बेटा कौन से क्लास में पढ़ता है, ABCD सुनाओ, तो क्लास 4-5 में या 2-3 में कोई भी आता था तो पूरा जोश रहता था, पोएम सुनाओ, ये कविता सुनाओ। ऐसा नहीं है पहले बचपन में, है ना? और हम लोग भी शुरू हो जाते थे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, वैसे। लेकिन अब आपके नाम के पहले IITN लग जाएगा ना, तो कोई पूछने वाला नहीं है ना? या फिर क्या आप है नहीं, कोई पूछेगा नहीं, बस पता चलेगा अच्छा IITN है, डॉक्टर है। तो बस वैसे ही जब आप किसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं, पहले उसको रीड करिए। जैसे मैंने आपको रीड कर रहा, ठीक है, मैं रीड करने के लिए आपको बार बार पूछना, बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लिखते हो सर यस और नो। यस तो मैं फिर आगे बढ़ता हूं, नो मतलब वापस एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए, यहाँ पे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर है, पहले रीड करिए कि कहां से कहां जो प्रोसेस है उसमें कैसा चीज को ये फॉलो कर रहा है, किस तरीके को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बाद में क्या कन्वर्जन देगा तो बात की बात है, उसमें तो करेंगे ही। बट यहां देखिए A to B में आप देखो बच्चों, A to B देखते वक्त आप B to C और C to A को भूल जाइए। ठीक है, सिर्फ आप ध्यान रखिए किसको? A to B को। अगर A to B को आप ध्यान रखते हैं तो ये क्या ग्राफ हो गया? प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, जिसमें प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आपका? टेम्परेचर। मतलब वॉल्यूम क्या आपका? कांस्टेंट। तो इस ग्राफ में A to B के ड्यूरेशन में कौन सा प्रोसेस है बच्चों? आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये बात पहले डिसाइड करना पड़ा। अब B to C में आ जाइए, B to C में आइए तो प्रेशर चेंज कर रहा है लेकिन टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। ये कैसा हो गया? आइसोथर्मल प्रोसेस। और साइक्लिक का डेफिनेशन ही है जो डिफरेंट टाइप के प्रोसेस से गुजरे। तो एक आइसोकोरिक हो गया, दूसरा क्या होगा? आइसोथर्मल। और ये तीसरा यहां पर आ जाएगी। फिर से देखिए यहां से, इस बार यहां से अगर मैं बात करूं, ये ग्राफ को सिर्फ आप देखिए C to A वाले को, इसको A to C मत बोलिएगा, क्योंकि इसमें हम चलना स्टार्ट कर रहे कहां से? C से, और जा रहे कहां पे? A पे। तो C to A पे जा रहे, तो ये देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना? और टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो दिस प्रोसेस इज व्हाट? आइसोबैरिक
प्रोसेस। तो सबसे पहले ये काम करो, आप पहचानने का काम करो कि प्रोसेस कौन सा है, कहां से कहां। अगर ये आपने कर लिया बच्चों, तो ग्राफ देखो खटाखट कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, खटाखट। खटाखट समझते हो, एकदम जल्दी जल्दी। अब अगर ग्राफ बनाना है तो देखो, यहां लिख दीजिए भी और यहां लिख दीजिए टी। ठीक है, तो भी वर्सेस टी का ग्राफ आपको बताने बोल रहा है बच्चों। बोला भाई हमने दिया था पी वर्सेस टी में, आप इसको भी वर्सेस टी में जरा कन्वर्ट करके बता मेरे प्यारे बच्चे। तो कैसे करेंगे, पहले आप ए लिख दीजिए, ए पॉइंट ले लीजिए अपने आप कि ए से स्टार्ट कर रहे, ए से बी पे जा रहे हैं। तो कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में बच्चों वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट। इसका मतलब ये जो है वॉल्यूम यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जाएगा, वो भी पैरेलल टू टी एक्सिस। तो या तो इधर जाएगा या इधर, क्योंकि हम इधर भी जाएंगे तब भी स्ट्रेट लाइन आ रहा है पैरेलल टू बी, इधर जाएंगे तब भी स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू बी। बट अब आपको यहाँ पे एक चीज देखना है कि यहाँ पे एरो ये दिया था कि प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहां से बता रहा हूं ऊपर जाए प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज। तो अगर हम इधर जाते हैं बच्चों, तो टेम्परेचर को तो हम डिक्रीज करा दिए, तो इधर जाएंगे तब भी गलत हो जाओगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड जाना पड़ेगा बिल्कुल ऐसा, भागते हुए खटाखट ऐसा, और ये रहेगा एरो का डायरेक्शन। लेकिन अगर आपने ऐसे किया इस तरीके से, तो स्ट्रेट लाइन सब अच्छा किए, लेकिन आप हो जाओगे गलत। और आपको पता होगा थर्मोडायनेमिक में साइन कन्वेंशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब जरा देखिए, ये पॉइंट ए हो गया और इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने बी। अब ये मत बोलना सर ए और बी तो ऊपर था, आपने बी को नीचे कैसे लाया। तो कैसे लाया मैं ये नहीं बता सकता मेरे प्यारे बच्चों, कैसे जो आया ये नहीं बता सकते। इसके लिए पूरा कन्वर्जन आपको सिखा सकता हूँ, डायरेक्ट नहीं बता सकता हूँ। कन्वर्जन के थ्रू बता दिया मैंने कि यहाँ बढ़ जा रहा है तो बढ़ रहा है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो है उसको तो बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बढ़ा दिया हमने। अब आप भूल जाइए ए टू बी को, अब याद रखिए किसको, बी टू सी को। बी टू सी ने बोला भैया हम है आइसोथर्मल, क्या मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन या तो अपवर्ड जाएगा या स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड जाएगा, ये तो पता चल गया। क्योंकि कांस्टेंट दिखाना, ऐसे दिखाएंगे ऐसा, या तो अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा, दोनों में से कोई एक। अब अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा, इस बात का एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे, तो आप यहां से पता करोगे मेरे प्यारे बच्चों। आप देखो यहां पे देखो, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो आपको पता होगा आइसोथर्मल में प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, वॉल्यूम। इसका मतलब प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। ये ग्राफ जो है B2C के केस में किधर जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां चला गया सी और ये होगा एरो। फिर रिपीट कर रहा हूं कि बाबू ये तो पता चल गया आइसोथर्मल स्ट्रेट लाइन होगा, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। अब अपवर्ड या डाउनवर्ड कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए इस ग्राफ में प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और आपको पता है आइसोथर्मल प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर डिक्रीज है देन वॉल्यूम क्या, इंक्रीज है। तो इंक्रीज कराने के लिए किधर जाना पड़ेगा आपको, अपवर्ड। ठीक है, और हर बार का मैं साइन यहां से डिसाइड कर रहा हूं, वैसे आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। एक शॉर्टकट ट्रिक और भी है, एक बार अगर एरो डिसाइड कर लिए ना तो उसके हिसाब साइक्लिक में दो। अब C2A देखिए, C2A, C2A, ठीक है, C2A में भैया क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट बार है ना। तो ये प्रोसेस कैसा हो गया, आइसोबैरिक, ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। अब अगर प्रोसेस आइसोबैरिक है तो सीधा बात वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर। इसका मतलब C2A के बीच में बनेगा स्ट्रेट लाइन, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, टेम्परेचर का। और अब आप देखिए C2A में टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज ना हो रहा है, इधर ना जा रहे हो, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ टेम्परेचर आ गया। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे साइन ये देंगे, इसको भूल जाइए दोनों को। देखिए C2A V वर्सेस T है ना, और स्ट्रेट लाइन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा V वर्सेस T का ग्राफ।
अब देखिए इसमें देखो ये एरो, ये एरो, ये एरो कभी भी साइक्लिक में टकराने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पे टकरा नहीं रहा है, ये यहाँ पहुंचेगा तो ये यहाँ, ये यहाँ, बस समझ में आया। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, देखो जल्दबाजी में मत देना, ये ग्राफ देख के समझ में, छोटा सा बात है, बहुत बड़ा बात है यार, ये 4 मार्क देगा आपको एग्जाम में, या तो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, कहीं भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो आप प्यार से बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बिकॉज आपको ब्रांड बनाने के लिए आपकी हाँ और ना की आवश्यकता है। आपके नाम के पहले डॉक्टर और आपके नाम के पहले IITian लगाने के लिए हमें आपके यस और नो की आवश्यकता है। तो बच्चों क्या यस और नो नहीं बोलोगे? बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, ब्रांडेड बनने के बाद बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, सोचो जब आपके आसपास वाले आपको एज ए ट्रीट करेंगे, बताओ डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गई, तो कितना मजा आएगा। IITian बोलेंगे कितना मजा आएगा, कितना अच्छा फील होगा। सोचो, उसके लिए आपको एफर्ट लगाना है और कुछ नहीं। चलिए, यहां तक कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया, प्लीज एक बार बता दो। कोई भी ऐसा बच्चा है जो समझ में नहीं आया, ऐसा है केस? चलो ठीक, इसको अभी आप ड्रॉ मत करो, आप खुद ही इसको कन्वर्ट करने की भी कोशिश करना बाद में। ठीक है, आप एक काम करना, इस ग्राफ को ना ये एज ए होमवर्क आप कन्वर्ट करना, बी वर्सेस टी में हमने किया है ना, आप पी वर्सेस बी में कन्वर्ट करना तो जरा, और इसको हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करना इसका सॉल्यूशन। ठीक है, फिर मैं भी आपको इसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे ही भेज दूंगा या फिर कल बता दूंगा। ठीक है, बट आप इस ग्राफ को पी वर्सेस बी में कन्वर्ट करके जरा हमें सेंड करिएगा। ठीक है, दूसरा एक और है कन्वर्जन, ये भी देखिए बहुत शानदार कन्वर्जन है। ठीक है, होमवर्क समझ में आया ना? इस ग्राफ को बी वर्सेस टी वाले को पी वर्सेस बी में कन्वर्ट करना है और उसका फोटो हमारे व्हाट्सएप पे आपको सेंड करना है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड में आ जाइए, यहां दिया है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, और यहां दिया A to B, B to C, C to D, अरे ऐसा दिया, ये एरो का डायरेक्शन ये है, ये पॉइंट A है, दिस इज पॉइंट B, C एंड दिस इज पॉइंट D। ठीक है, अब देखिए आपको बोल रहा है कि ये P वर्सेस B का ग्राफ है, बोला आपसे कि बताओ इसके P वर्सेस T का ग्राफ क्या होगा, या आपसे बोला बताओ B वर्सेस T का ग्राफ क्या होगा। तो देखिए कैसे डिसाइड करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप यहां पे आप एक काम करना, पहले प्रोसेस डिसाइड कर लेना। तो देखिए A to B के केस में प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस। B to C में वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो ये कैसा हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस। C to D में है ना, और जहां जहां एरो डायरेक्शन रहेगा वहीं से आपको मूव करना है, C to D। C to D में देखिए यहाँ पे क्या हो गया, फिर से प्रेशर कांस्टेंट, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद यहाँ D2A में अगर आप आते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों, D2A में B कांस्टेंट है, B कांस्टेंट मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे पहले नामकरण इसका कर दिए, कौन सा प्रोसेस से मैच कर रहा है उसके बेसिस पे नहीं। अब यहां पर आ जाइए, P वर्सेस T में किसी एक पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, पॉइंट A ले लिए। अब देखिए अगर बात करें A to B, आइसोबैरिक है बच्चों। ठीक है, आइसोबैरिक, ठीक है, देखिए A to B में क्या आइसोबैरिक है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर कांस्टेंट बट वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर। ठीक है, ये बात। अब देखिए इस ग्राफ में भी P वर्सेस T ही है, तो A to B में तो प्रेशर कांस्टेंट है ना, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है,
अगर ये पॉइंट ए हम अगर लेते हैं, पॉइंट ए लेते हैं, तो एक बात तो क्लियर है बच्चों कि यहां से स्ट्रेट लाइन जाएगा ऐसे, या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड। अब पता करते हैं फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड कैसे। तो देखिए ए टू बी में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और आइसोबैरिक में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, टेम्परेचर। मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो सीधा बात है ए टू बी जब इसका बनाएंगे तो ये भी एकदम स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन किधर जाएगा बच्चों, फॉरवर्ड। तो ये इसका डायरेक्शन हो गया ए टू बी का। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर हमको इंक्रीज कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था। अब बी टू सी में देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो बी टू सी में वॉल्यूम कांस्टेंट बट प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, टेम्परेचर। ये सब बात आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार पीबी इक्वल टू एनआरटी, पीबी इक्वल टू एनआरटी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब बात ये है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो अब जरा यहां देखिए कि अगर हम बी टू सी में जाए, ठीक है, तो एक बात तो पता है कि स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जाएगी जिसमें प्रेशर भी वेरी करेगा और टेम्परेचर भी वेरी करेगा, ठीक है। मतलब ये नॉर्मल किसी को कांस्टेंट बना के स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते। अब देखिए अब वो अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा, ये बात भी हमें पता करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा, ये बात भी हमें पता करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे वो देखिए, बी बाय सी में, बी टू सी में, यहाँ पे देखो ये जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर डिक्रीज के लिए इसको किधर लेके जाना पड़ेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर एग्जैक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं खींच रहे हो। अरे भैया अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन एग्जैक्ट खींच दिया ना तो टेम्परेचर क्या जाएगा, कांस्टेंट, और यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो किसी ना किसी एंगल में तो इसको झुकाना ही पड़ेगा। अब ये एग्जैक्ट यही होगा ये हमें नहीं पता, क्या होगा वो डिपेंड करेगा वैल्यू, ठीक है। तो अब डायरेक्शन ये इधर आ जाएगा, ठीक, समझ गए। अगर अपवर्ड खींच देते तो डायरेक्शन अपवर्ड चला जाता, मतलब प्रेशर भी इंक्रीज और टेम्परेचर भी इंक्रीज, जबकि यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा क्योंकि प्रेशर डिक्रीज कर रहा है बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट हो गया सी। अब सी टू डी पे जाते हैं तो फिर से प्रेशर तो कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और आपको पता होगा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, मतलब ये किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। दिस पॉइंट इज डी, और ये हो गया, ठीक है। अब डी टू ए का बात करो बच्चों। अब यहां देखिए फिर से आइसो कोरिक प्रोसेस, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी। अब देखिए डी टू ए में हम अपवर्ड जा रहे हैं, मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो भाई डी टू ए में भी प्रेशर इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिक टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो ये ग्राफ आ गया पी वर्सेस टी का। सारे बच्चे मैसेज सेंड करो समझ में आया कि नहीं आया। और एक होमवर्क यहां भी है आपको कि इसी ग्राफ को, ये जो ग्राफ पी वर्सेस बी का है ना, इसी ग्राफ को आप कन्वर्ट करना बच्चों बी वर्सेस टी में, और इसका डायग्राम फोटो भी हमें सेंड करना हमारे व्हाट्सएप पे। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। बाय, एक बच्चे ने बाय सेंड किया, बहुत बढ़िया, याद है तुमको। देखो मेरे बाय बोलने का जो तरीका है ना उसको तुम लोग लिख नहीं पाओगे, कैसे मैं बोलता बताता हूँ बाय ऐसा। क्या इसको लिख सकते हो, नहीं, तो बोला ही जा सकता है और फील किया